हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। 2 दिन आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पाई थी, किसी कारण से हम भी थोड़ा सा बिजी थे, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में जहां तक हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था, आज उसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, परिस्थितिकी तंत्र चक्रण, क्रियाएं एवं प्रकार, इकोसिस्टम, साइकिल्स, प्रोसेस एंड टाइप्स, ठीक है ना। हम लोगों को इसके बारे में बात करनी है, ठीक है ना। घास स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र, ग्रास इकोलैंड सिस्टम, ठीक है ना। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ी बहुत बात की थी, आज फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। यह पृथ्वी की सतह के लगभग 19% भाग में फैला है। कितने? जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है आपका, यह अर्थ के कितने परसेंट? 19% भाग में लगभग फैला हुआ है। कितने परसेंट भाग में? 19% भाग में। यह पृथ्वी की सतह के लगभग 19% भाग में फैला है। इट कवर अबाउट 19% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। ये अर्थ सरफेस का कितना कवर करता है? तो 19% कवर करता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता है कि जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, ठीक है ना, जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है आपका, ये अर्थ के सरफेस का कितना परसेंट कवर करता है, तो आपको आंसर लगाना है 19%। कितना? 19%, 19%, ठीक है ना। उत्पादक प्रोड्यूसर, विभिन्न प्रकार के घासें, वेरियस टाइप ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है ना। जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत सी प्रकार की जो घासें होती हैं वो भी क्या करती हैं? उत्पादक का कार्य करती हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता, कंज्यूमर, शाकाहारी जैसे गाय, हिरण, खरगोश, और मांसाहारी जैसे लोमड़ी, सर्प, बाज, ठीक है ना। हर्बी और काउ, डियर, रैबिट्स एंड कार्नी और फॉक्स, स्नेक्स एंड हॉक, ठीक है ना। ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? लगभग जो ग्रास लैंड होता है, ठीक है ना, जो घास स्थलीय मैदान होते हैं या परिस्थितिकी तंत्र होता है, वहां ये सारे के सारे आपको मिल सकते हैं। प्रोड्यूसर में आपको विभिन्न प्रकार की जो घास होती है वह मिल सकती है। उपभोक्ता में आपको शाकाहारी में गाय, हिरण, खरगोश ये मिल सकते हैं। मांसाहारी में लोमड़ी, सर्पबाज, ये सारे आपको यहाँ मिल सकते हैं। किस इकोसिस्टम में हम बात कर रहे हैं? तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में उत्पादक में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, उपभोक्ता में ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तालाबीय इको परितंत्र, परिस्थितिकी तंत्र मतलब कि पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है ना। पॉन्ड इकोसिस्टम में यह एक स्वच्छ जलीय तंत्र का उदाहरण है। क्या है? यह एक स्वच्छ जलीय तंत्र का उदाहरण है, ठीक है ना। अब अगर ये आपसे क्वेश्चन आता है कि पॉन्ड इकोसिस्टम कैसा इकोसिस्टम है, ठीक है ना, और ऑप्शन में आता है दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है ना। और ऑप्शन में ये आपके रहता है क्या? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और इसके अलावा 3 ऑप्शन और होते हैं जो इससे रिलेट नहीं है, तो आपको टिक लगाना है क्या? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो तालाब क्या है? तालाब क्या है? एक स्वच्छ जलीय तंत्र का उदाहरण है। समझ में आ गई बात? अब इसमें अगर हम उत्पादक की बात करते हैं, प्रोड्यूसर की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से उत्पादक होते हैं, तो पादप, लवक, ठीक है, शैवाल और जलीय पौधे, ठीक है ना, जैसे हाइड्रिला, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसमें क्या है? प्रोड्यूसर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? प्रोड्यूसर का काम करेंगे। किसमें? तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये हम बात कर रहे हैं आपके पॉन्ड इकोसिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? पॉन्ड इकोसिस्टम की, ठीक है ना। अब उसके बाद में उपभोक्ता की अगर हम बात करते हैं, कंज्यूमर्स की बात करते हैं, तो इसमें आप देख लीजिए छोटे कीट, प्रोटोजोआ और मांसाहारी मछलियां, ठीक है ना। स्मॉल इंसेक्ट, प्रोटोजोआ एंड कार्निवोरस फिशेस, ठीक है ना। ये आपके आ जाएंगे किसमें? उपभोक्ता में, मतलब कि कंज्यूमर्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उत्पादक में अगर हम बात करते हैं, तो ये देखो फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है ना, हाइड्रिला, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? प्रोड्यूसर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे। और आपके अगर हम उपभोक्ता की बात करेंगे, कंज्यूमर्स की बात करेंगे, तो कंज्यूमर्स में आपके छोटे कीट, प्रोटोजोआ और मांसाहारी मछलियां, ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे भाई? प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे। क्लियर? तो आई होप कि पॉन्ड इकोसिस्टम आपको समझ आ गया होगा, ठीक। यहां कहीं से कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो मानव निर्मित परिस्थितिकी तंत्र मतलब कि मैन मेड इकोसिस्टम, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। इन्हें कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आपका जैसे कि एक्वेरियम हो गया, और आपका जैसे क्रॉप फील्ड हो गया,
ठीक है, जहां खेती होती है, ठीक है, पार्क हो गया, जूलॉजिकल जो आपका पार्क होता है वो हो गया। ये सारी की सारी चीजें कहाँ आती हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आती हैं या मैन मेड इकोसिस्टम में आती हैं। क्लियर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ना, ग्रीन हाउस हो गया, एक्वेरियम हो गया, फार्म हो गया, ठीक है ना, और ये क्रॉप फील्ड है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी कहाँ आती हैं, ये सारी के सारी कहाँ आती हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आती हैं। कहाँ आती हैं भाई, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आती हैं। ठीक, तो अगर आपका आता है क्वेश्चन कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो वह इकोसिस्टम जो किसके द्वारा बनाया गया है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कृषि परिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना, एग्रो इकोसिस्टम। ठीक है, क्या है ये, एग्रो इकोसिस्टम, इसको भी आप पढ़ लीजिए। मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए इन्हें बनाता है, किसके लिए, मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए इन्हें बनाता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि ह्यूमंस क्रिएट दीज फॉर दियर नीड्स, ठीक है ना, तो अगर आता है कि वह कौन सा इकोसिस्टम है जिसे मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए बनाता है, तो कृषि परिस्थितिकी तंत्र किसे बनाता है, कृषि परिस्थितिकी तंत्र, एग्रो इकोसिस्टम किसको बनाता है भाई, एग्रो इकोसिस्टम को बनाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इनमें खाद, कीटनाशक और सिंचाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें किसका किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें खाद, कीटनाशक और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। ह्यूमंस क्रिएट दिस फॉर देयर नीड्स क्रॉप्स, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इरिगेशन, ठीक है ना, इरिगेशन, ठीक है ना, इन सारी चीजों का यहाँ यूज किया जाता है। ठीक, अन्य उदाहरण में देख लीजिए, अदर एग्जांपल्स में देख लीजिए, गांव, शहर, बगीचे, पार्क और वृक्षारोपण स्थल, ठीक है ना, गांव, शहर, बगीचे, पार्क, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि इसमें भी ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, इस इन जगहों पर भी ये सारी चीजें आपकी पाई जाती हैं, जिसे एग्रो इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल अगर आपका आ जाता है तो विलेज, सिटीज और पार्क, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपकी यहाँ आ जाएंगी, ठीक है ना। विशेषता क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, ये प्राकृतिक तंत्रों की तुलना में अस्थायी होता है। क्या होता है ये, प्राकृतिक तंत्रों की तुलना में ये अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है, क्या होता है, ये अस्थायी होता है, ठीक है। इन्हें मानवीय सहायता की आवश्यकता होती है। क्या होती है, इन्हें मानवीय सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक, दीज आर द टेम्परेरी, हाँ, टेम्परेरी कंपेयर टू द नेचुरल सिस्टम एंड रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन टू फंक्शन, ठीक है ना। तो इसके कार्य के लिए, या यह सही सुचारू रूप से कार्य कर सके या सिस्टमेटिक ढंग से रह सके इकोसिस्टम, तो इसके लिए यहाँ जो ह्यूमंस होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन फॉरेस्ट, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप, बड़े वृक्ष, शीशम, देवदार, ठीक है ना, लार्ज ट्री, शीर्ष उपभोक्ता, शेर, बाघ, मनुष्य, ठीक है। और इसमें जो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं वो कौन से होते हैं, शेर, बाघ, मनुष्य, लायन, टाइगर, ह्यूमंस। घास स्थल में विभिन्न घासें, ठीक है ना, वेरियस ग्रासेस। शीर्ष उपभोक्ता क्या होता है, चील, बाज और चील बाज होता है। क्या होता है, चील और बाज, ठीक है ना। तो अगर आपका पूछता है कि ग्रासलैंड में जो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं तो वो क्या क्या होंगे आपके, टॉप कार्नियोर में चील, बाज आ जाएगा, ईगल एंड हॉक। और इसमें अगर पूछता है टॉप कार्नियोर में, वन में, फॉरेस्ट में, तो आपका शेर, बाघ, मनुष्य, मतलब लायन, टाइगर और ह्यूमंस आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम ये है आपका और ग्रासलैंड इकोसिस्टम ये है, ठीक है ना। वेरियस ग्रासेस होती हैं, ठीक है ना, टॉप कार्नियोर, ईगल, हॉक, ठीक है ना। और इसमें देखिए टॉप कंज्यूमर्स में लायन, टाइगर और ह्यूमंस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ हैं आपकी, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालाब, पॉन्ड में देखिए, शैवाल, पादप, लवक, एल्गी, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। सिर्फ शीर्ष उपभोक्ता में इसमें देख लीजिए आपका क्या आ जाएगा, बड़ी मांसाहारी मछली, क्या आ जाएगी, लार्ज कार्निवोरस फिश। और कृषि में, एग्रो में, धान, गेहूं, ये क्रॉप्स हैं। और शीर्ष उपभोक्ता में आपका मनुष्य, पालतू पशु, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, मनुष्य और पालतू पशु, ठीक, पशु, ठीक है ना। अगर आपका पूछता है एग्रो इकोसिस्टम में टॉप कंज्यूमर्स कौन है, टॉप उपभोक्ता कौन से हैं आपके, तो मनुष्य और पालतू पशु जो होते हैं वो आपके टॉप कंज्यूमर्स हो जाएंगे, ठीक है ना, जैसे कि आप यहां देख भी रहे हैं। ठीक, ये सारी चीजें हैं। ठीक,
और हमें उम्मीद है कि जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, वो आपको समझ में आ रही होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तो इकोलॉजी का जो सेगमेंट है आपका बायो में वह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और हाँ, इस चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन है ये, और प्लस जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ाया था वो, लगभग यहाँ से जो भी हमने क्वेश्चंस कुछ मार्क कर रखे हैं, जो हमने बनवाए हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो एक ही दिन में दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर हम करवा देंगे, ठीक। बाकी थ्योरी जैसे इसकी कंप्लीट होगी, इसके भी क्वेश्चन आंसर और उस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर दोनों के हम एक साथ करवा देंगे आप लोगों का, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सारी चीजें आपकी करवा दी जाएंगी, ठीक। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में मानव हस्तक्षेप, ऊर्जा और अनुक्रमण, ठीक है। इकोसिस्टम में ह्यूमन इंटरवेंशन, एनर्जी एंड सक्सेशन, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र और मानव, इकोसिस्टम एंड ह्यूमंस, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में मानव की भूमिका सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। सबसे क्या होती है, अधिक प्रभावशाली होती है, ठीक। सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस जो होता है किसी भी इकोसिस्टम में, वह किसका होता है, ह्यूमंस का होता है। किसका होता है, ह्यूमंस का होता है। क्लियर। द रोल ऑफ ह्यूमंस इन द इकोसिस्टम इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो इंटरफेरेंस है इकोसिस्टम में, वो किसका है, ह्यूमंस का है। किसका है, ह्यूमंस का है, हम लोगों का है। समझ में आ गई बातें। अब देखिए, मानव का स्थान, पोजीशन ऑफ ह्यूमंस। आहार श्रृंखला में मानव प्रथम शाकाहारी एवं द्वितीयक मांसाहारी श्रेणी का उपभोक्ता है, ठीक है। तो यह कहां कहां, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर भी आता है और सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर भी आता है, द्वितीयक पर भी आता है, ठीक है ना। मतलब ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है ना। इन द फूड्स एंड ह्यूमंस आर बोथ प्राइमरी हर्बीवोर एंड सेकेंडरी कार्निवोर, ठीक है ना। दोनों पर आता है ये, ठीक है ना। हर्बीवोर और कार्निवोर मतलब कि कंज्यूमर्स, दोनों पर आता है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको याद रखना है कि मानव का स्थान, आहार श्रृंखला में मानव का, ह्यूमंस का स्थान कहां कहां पर है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम और द्वितीयक, ठीक है ना, ठीक है ना, इन दोनों जगहों पर आता है, ठीक है ना। मतलब कि जो हर्बीवोर होते हैं वो भी ह्यूमंस होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं, ठीक। तो अगर इस तरीके से ऑप्शन में ये आंसर आएगा तो आपको यही टिक करना है। अगर ये नहीं आता है तो शाकाहारी मांसाहारी आएगा तो ये करना है, ठीक है ना। या अगर आता है प्राइमरी और सेकेंडरी तो ये करना है। तो ऑप्शन देखिए, 3 ऑप्शन इसके बन सकते हैं, ठीक है ना। इन द फूड चेन ह्यूमंस आर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, पहली चीज। दूसरा क्या क्या है, हर्बीवोर और कार्निवोर हैं, शाकाहारी और मांसाहारी हैं। और तीसरा ऑप्शन इसमें दे सकता है कि इनका स्थान क्या होता है, तो प्रथम और द्वितीयक, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसका जो आंसर है वह देखिए कितनी टाइप्स का हो गया, वह 3 टाइप के आंसर इसमें आ सकते हैं, ठीक। तो आपको ये तीनों टाइप याद रखने हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल जाता है तो आपको वही टिक कर देना है। और अगर ये तीनों ऑप्शन में होते हैं और लास्ट में लिखता है ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव, तो आपको भैया आंसर लगा देना है ये वाला, ठीक। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपकी जो ये थ्योरी है या जो ये टॉपिक है या जो यहां से आने वाले क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कैसे आ सकता है, वो हमने आपको बता दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, स्वार्थ के कारण उत्पादकों और वन्य प्राणियों को नष्ट किया जा रहा है, जिससे आहार श्रृंखला प्रभावित होती है, ठीक है ना। ड्यू टू द सेल्फिशनेस प्रोड्यूसर्स एंड वाइल्ड लाइफ आर बीइंग डिस्ट्रॉयड विच इज अफेक्टिंग द फूड चेन, ठीक है ना। तो जब वनों को काटा जाएगा तो जाहिर सी बात है, हमने पहले भी आपको बताया है कि पूरे इकोसिस्टम में सारी चीजें सिस्टमैटिक मैनर में है। उसमें से कोई भी चीज अगर डिस्टर्ब होती है, चाहे वह प्रोड्यूसर हो, ठीक है ना, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे कंज्यूमर हो, ठीक, कुछ भी डिस्टर्ब होगा पूरी फूड श्रृंखला में, पूरी फूड चेन में, तो फिर आपका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। अच्छा, ये डिस्टर्बेंस जो होती है वो ऐसा नहीं है ना कि तुरंत आपको नजर आ जाएगी, या इसके कारण क्या नुकसान हो रहा है वह आपको तुरंत नहीं समझ में आएगा।
एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वह चीजें आपको समझ में आएगी कि हाँ नेचर में क्या क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखें प्रदूषण पोल्यूशन क्या है। कारखानों से निकलने वाली दूषित गैसें और कचरा वायु और जल को प्रदूषित करता है। ठीक है ना, कंटामिनेटेड गैसेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर पॉल्यूटिंग द एयर एंड वाटर। ठीक है ना, तो जो पॉल्यूशन आपका कारखानों से, ठीक है ना, या दूषित गैसों से जो निकलता है वह आपके पानी और हवा को क्या करता है, प्रदूषित करता है। ठीक ठीक है, अब देखिए असंतुलन, जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की अत्यधिक दोहन हो रहा है। ठीक है ना, अब जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है जो संसाधन हमारे पास है नेचर में उसका दोहन या उसका उपयोग तो ज्यादा होगा ही। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, जिससे भविष्य में भयंकर दुष्परिणाम हो सकता है। जिससे क्या हो सकता है भविष्य में, इसका जो परिणाम हो सकता है वह क्या हो सकता है, बहुत ही भयंकर हो सकता है। ठीक है ना, इसीलिए आप देखते होंगे, अब तो इंटरनेट आपके सबके पास है, कि जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन कंट्रोल में है या इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहां हर चीज पर्याप्त मात्रा में हर इंसान को मिलती है। ठीक है, और उनका जो हर तरीके का डेवलपमेंट है वो अभी प्रॉपर मैनर में होता है। ठीक, उसी के उल्टे अगर हम बात करते हैं कि जहां सपोज करिए उत्पादक भले या जो उत्पादन की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सपोज करिए कि उसके पास कैपेसिटी है किसी 10,000 लोगों को खिलाने की। ठीक, लेकिन अब अगर इसकी पॉपुलेशन हो गई है 1 लाख, समझ में आ गई बात, कितनी हो गई है 1 लाख, तो जाहिर सी बात है ये जो 10,000 की कैपेसिटी है अगर उसको हम 1 लाख में, 1 लाख हो गई है, उसको बढ़ा के उसकी जो इसको कंज्यूम करने वालों की कैपेसिटी अगर 1 लाख हो गई किसी भी प्रोडक्ट को, तो जाहिर सी बात है इनमें क्या होगी, उस प्रोडक्ट में क्या होगी, कटौती होगी। सपोज करिए कोई भी प्रोडक्ट है उसमें क्या होगी, कटौती होगी। तो जो चीजें यहाँ आपको सपोज करिए कि अगर 1 kg मिलनी थी पर हेड, वो अब यहाँ क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। अब वो पता चला 100 ग्राम मिल रही है। ठीक, 200 ग्राम मिल रही है, जहां 1 kg मिलना था वहां इतना मिल रहा है। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आपको बहुत कम मिल रहा है। ठीक, तो इससे जो डेवलपमेंट होगा वो भी अच्छे से नहीं होगा। और सेम जो मैकेनिज्म है यही हर जगह अप्लाई होती है, हर चीज में अप्लाई होगी, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर्स हो। ठीक है, चाहे जो हो, हर चीज के लिए यही चीज अप्लाई है। ठीक है, तो इसके जो परिणाम होंगे वह तो दुष्प्रभावित करेंगे ही ना, वह तो दुष्प्रभाव डालेंगे ही भविष्य में। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सबसे मेन कारण, सॉरी, या पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे ये इसीलिए सबसे ज्यादा कहा जाता है कि ताकि जितनी जनसंख्या रहे उस देश में वह अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो सके, संसाधनों की कमी ना होने पाए, कि ताकि आगे चल के ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि आदमी भूखमरी से मरने लगे। समझ में आ गई बात? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का ये सब भी एक जो दुष्परिणाम होगा आने वाले समय में ये भी होगा। ठीक है ना, अब आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि किसी की घर की फैमिली है। ठीक है ना, 2 घर हैं, दोनों घर की फैमिलीज में जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 1-1 लाख रुपए दोनों के यहाँ का हुआ है। ठीक है ना, लेकिन एक फैमिली है जिसके यहाँ केवल 4 मेंबर हैं। अब वो 1 लाख को अगर उन चारों में डिवाइड कर दिया जाए तो 25,000 पर हेड आएगा। अब उस 25,000 में वो आसानी से अपने मंथली जो भी खर्चे हैं उसके एक्सपेंसेस हैं, चाहे उसकी एजुकेशन पे एक्सपेंसेस हो जाए, चाहे उसके खाने पर हो जाए, चाहे कपड़े पर हो जाए, वो सारी चीजें बड़ी सिस्टमैटिक या अच्छे ढंग से हो सकती है। ठीक, और उसी दूसरी जगह पर भी देख लीजिए कि आपकी इनकम तो 1 ही लाख है। ठीक, लेकिन वहां जो फैमिली मेंबर्स हैं वो 10 हैं। अभी क्या हुआ, अब वो 1 लाख डिवाइड हो गया 10 में, तो वहां कहीं ना कहीं हर पर्सन को क्या करना पड़ रहा है, कंप्रोमाइज करना पड़ रहा ना। तो इन कंपेयर टू 25,000 वाली जो फैमिली है उनके कंपेयर में जो ये 10,000 वाली फैमिली पर हेड जिसको मिल रहा है, इन दोनों में डेवलपमेंट में और इनके शिक्षा दीक्षा में या इनके खान पान में हर जगह अंतर आएगा ना भाई। तो सोर्स ऑफ इनकम तो आपका सेम है, या
जो आपके पास इनकम है टोटल वो दोनों की बराबर है, लेकिन आपके यहाँ कंजप्शन क्या है, एक के यहाँ ज्यादा है एक की जगह कम है। ठीक, तो जिसके पास कम है उसके पास हो सकता है उसे 1 लाख में कुछ बचा भी लें, वो सपोज करिए 5,000 अगर वो चारों बचा रहे हैं तो 20,000 बचा भी लिए। और यहाँ क्या है, अगर वो 5,000 बचा भी लेते हैं तो खाएंगे क्या फिर। तो इसको ऐसे समझिए आप, ठीक है ना। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का यही दुष्परिणाम होता है, ऐसे आप समझ लीजिए। आई थिंक और आई होप कि ये आपको बड़ी आसानी से ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये समझ आ गया होगा कि जिस भी देश में जनसंख्या ज्यादा है अगर उसके पास सोर्सेस लिमिटेड हैं तो उसका डेवलपमेंट कैसे नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचाव का आधार, प्रकृति में जंतुओं का आहार जाल विस्तृत होने के कारण कुछ ही प्रजातियां अभी तक बची हुई हैं। सम स्पीसीज हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज द फूड वेब इज नेचर इज एक्सटेंसिव। ठीक है ना, तो फूड वेब क्या है, एक्सटेंसिव है, क्या है, विस्तृत होने के कारण। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखिए, ऊर्जा का रूपांतरण और वितरण ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित होता है। ठीक है ना, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो परिस्थितिकी ऊर्जा विज्ञान, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है ना, अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो ऊर्जा का रूपांतरण या वितरण है वह किसके नियमों पर, ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित है। किसके नियमों पर, ऊष्मागतिकी के नियमों पर, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का रूपांतरण और वितरण किस नियम पर आधारित है तो आपको आंसर करना होगा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको आपको याद रखना है। ठीक, ये समझ में आ गई बात। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ऊर्जा क्या की जा सकती है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है केवल इसका रूप बदला जा सकता है। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है ना, जैसे कि अभी आप यहां देखिए सोलर एनर्जी है, इसको कन्वर्ट किया गया किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट किया गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में। तो कहने का मतलब इसका केवल क्या हो रहा है, रूप बदल रहा है। ठीक है ना, ये पहले कैसी थी, सोलर एनर्जी थी, उसको हमने परिवर्तित कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। लेकिन हमने इसको ना तो प्रोड्यूस किया है और ना ही डिस्ट्रॉय, मतलब ना तो हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह केवल इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर, चलिए ठीक। द्वितीयक नियम, सेकंड लॉ, ऊर्जा के प्रत्येक रूपांतरण में कुछ ऊर्जा ऊष्मा हीट के रूप में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और वातावरण में विसरित हो जाती है। ठीक है ना, इन एवरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सम एनर्जी इज लॉस एज हीट एंड डिसिपेट इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, अब जैसे कि कोई भी एनर्जी है वो परिवर्तित हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जो है जा रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी जो होगी वह हीट के रूप में नेचर में डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है ना, नेचर में क्या हो जाएगी, डिसिपेटेड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, तो वो जो डिसिपेट हो गई वो क्या हो गया, उतनी एनर्जी का लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है ना, देखिए हीट एनर्जी डिसिपेट। ठीक है ना, यूजफुल लाइट एनर्जी आउटपुट, अब यहां आई लाइट जली और उसके बाद में कुछ एनर्जी जो है जो यहां से ऊष्मा निकली उसके रूप में क्या हो गई, डिसिपेट हो गई। कहां, नेचर में। ठीक, 10% लॉ, ये हमने आपको पहले भी पढ़ाया है। पौधों द्वारा संचित ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अगले स्तर पर जाता है, जबकि 90% ऊर्जा श्वसन और अन्य जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। ये आपको पता है पहले से ही। ठीक, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है ना, उत्पादक की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे कल। ठीक है ना, उत्पादक की धारणा, इसके बारे में हम लोग कहाँ बात करेंगे, कल के लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक में नए लेक्चर में।
तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। और मैं फिर आपको याद दिला दूं एक बार, जैसा कि सीनेट का जो बैच ऑफलाइन का है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, होली के बाद से। इसका एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है। जो ऑनलाइन का बैच है वो ऑलरेडी 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और इसको भी 10 मार्च से रिवाइज किया जाएगा। इस बैच को भी 10 मार्च से रिवाइज किया जाएगा। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन बैच लेना है वह जाके ऐप पर ऑफलाइन बैच ले सकते हैं, और जिनको ऑनलाइन बैच ले सकते हैं, और जिनको ऑफलाइन करना है वह हमारी संस्था पर ज्ञान इंस्टीट्यूट अयोध्या में, ठीक है ना, और वेदुक्स ये आपका जो है लखनऊ में, ठीक। इन दोनों संस्थाओं पर हमारे आके एडमिशन ले सकते हैं। जिनको अयोध्या में करना है या फैजाबाद के आसपास के लोग हैं, आपका अंबेडकर नगर हो गया या बस्ती हो गया, आपका गोंडा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ के जो बच्चे हैं जो हमारे यहाँ ऑफलाइन करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करके यहाँ एडमिशन ले सकते हैं होली के बाद। और जो लखनऊ में करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करके, हमारी ब्रांच नीलमथा में है, वहाँ आप आके एडमिशन लेके क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो आपकी फर्दर क्लासेस हैं, जैसे एम्स नॉर्सेट की तो केवल ऑनलाइन ही बैच चल रही है। एम्स नॉर्सेट की केवल ऑनलाइन बैच चल रही है अभी। इसका भी जो क्लासेस है वो 20 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इसकी क्लासेस रेगुलर आपकी चल रही है। जिन बच्चों को एम्स नॉर्सेट का बैच लेना है वह ऐप पर जाके और बैच ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।